हम आने वाली वीडियो में बेसिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे इक्विलिब्रियम होता ही क्या है। अगर हम देखें तो ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहले आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की सब ब्रांच होती है रिएक्शन मैकेनिज्म। उसकी सब ब्रांच होती है इक्विलिब्रियम, जो आज हम पढ़ेंगे। इसकी भी सब ब्रांच होती है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसे आज हम पढ़ेंगे। दिस इज टेक। केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करें तो हम सबसे पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम होता ही क्या है। इक्विलिब्रियम एक कोई सी भी टर्म हो गई है, जैसे कि आप मान लो जहाँ पर किसी भी रिएक्शन को हम स्टेबिलिटी कह सकते हैं, इज अ कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। और ये कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी कहीं भी काम आती है। दिस ऑल्सो हेल्प्स अस इन फिजिक्स। लेकिन केमिकल वो इक्विलिब्रियम वो हो गया द कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी इन केमिकल रिएक्शंस। यानी अगर हम बात करें तो हम इजी भाषा में ये कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन ए प्लस बी जो रिएक्टेंट्स है, जिस रेट से वो सी प्लस डी यानी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी रेट से वो रिएक्टेंट भी बना रहे हैं। यानी ये जिस रेट से इधर जा रहे हैं, यही इसी रेट से इधर भी आ रहे हैं। यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन, अब सही है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट्स ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो रिएक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए प्रोडक्ट ज़्यादा होने पड़ेंगे, यानी रिएक्टेंट कम होंगे। यानी रिएक्शन ऐसे ज़्यादा जाएगी, ऐसे कम जाएगी। अगर रिएक्टेंट्स कम होंगे प्रोडक्ट से, तो यानी प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्टेंट कम है, यानी प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट्स की तरफ मूव करेंगे, यानी कुछ ऐसा आएगा। यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं रिएक्टेंट से। लेकिन अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के बराबर होंगे तो क्या होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। यानी यहाँ पे फॉरवर्ड जा रही है रिएक्शन, यहाँ पे बैकवर्ड जा रही है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम में। इसको ओवरव्यू कर लो। अब हम आगे आते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसी भी चीज़ का, लेट्स से कंसंट्रेशन टू टाइम ग्राफ, तो हम देखते हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, यानी रिएक्टेंट्स कम होते हैं, यानी कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे कम हो रहे हैं। और अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यानी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे जा रहे हैं। अब यहाँ से इस पॉइंट से ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। पैरेलल यानी इक्वल है, इक्वल लाइन यानी इक्विलिब्रियम है। यानी यहाँ से रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। यानी ये जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ अटेंशन। इससे पहले इक्विलिब्रियम नहीं है, तो फिर ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट का नाम है इक्विमोलर कंसंट्रेशन काइनेसिस पॉइंट। अगर हम बात करें तो अगर हम ये देखें तो ये हमारा नया प्रोडक्ट है, यानी न्यू प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का डैश।
और अगर हम ये देखें तो हमारा न्यू रिएक्टेंट है यानी रिएक्टेंट का डैश। ये ऐसे काम करता है। अब हम इसी ग्राफ के थ्रू निकालना सीखेंगे के सी। आपने फिज़िक्स में तो पढ़ा ही होगा कि के इज़ एनी अनडिफाइंड कांस्टेंट, और इस चैप्टर में हमें कांस्टेंट ही निकालना है, यानी कांस्टेंट हमारा अनडिफाइंड है, इसलिए हम के ही लिखते हैं। और सी मतलब होता है कंसंट्रेशन के टाइम, और हमने ग्राफ भी देखो कंसंट्रेशन से ही बनाया है, यानी हम कंसंट्रेशन के थ्रू ही ग्राफ बना रहे हैं, इसलिए हम के सी ही लिखेंगे। के यानी अनडिफाइंड कांस्टेंट। कई जगह को इक्विलिब्रियम भी होता है, इसलिए कई जगह इसे क्यू सी भी लिखा जाता है। वो हम क्यू सी देखेंगे क्यों लिखा जाता है बाद में देखेंगे आफ्टर। नाउ कंसंट्रेशन के टर्म्स में आपको कोई सी भी रिएक्शन ले लो, लाइक HCl प्लस NaOH gives in equilibrium gives NaCl plus H2, यानी इसको हम नाम दे देते हैं A प्लस B इन इक्विलिब्रियम gives C प्लस D। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे पहले आपको शॉर्ट भी डाला है, कैसे निकालते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो केसी की यहाँ पे नीचे। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस डिवाइडेड बाय, हाँ अब ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ रिएक्शन raised to the power their coefficients of stoichiometry। अभी इसको समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी हम पहले लिखते के सी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट ऑफ स्टोइचियोमेट्री। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ही है, बिकॉज दिस इज़ अ रिएक्शन विच इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। लेकिन हम देखें तो हमें यहाँ पे तो पता नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, c की पावर c, d की पावर स्मॉल d, a की पावर स्मॉल a, b की पावर स्मॉल b। यही रिएक्शन हम पूरे इक्विलिब्रियम में यूज़ करते हैं, यही रिएक्शन हम पूरे काइनेटिक्स में यूज़ करते हैं, यही रिएक्शन हम रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स। ये नहीं आपको आया समझ में तो आप डेफिनेशन रट लो, ये नहीं आया तो आप ये रट लो, ये भी नहीं आया तो आप वीडियो बंद कर सकते हो। इसको एक बार पूरे पेज को गो थ्रू कर लो। अब हम उस फॉर्मूले के थ्रू किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। लेट्स से हमें इसी का निकालना हो, HCl प्लस NaOH इन इक्विलिब्रियम गिव्स NaCl प्लस H2O। तो हम इसका Kc कैसे निकालेंगे, NaCl की कंसंट्रेशन इंटू H2O की कंसंट्रेशन अपॉन HCl की कंसंट्रेशन इंटू NaOH की कंसंट्रेशन, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। नेक्स्ट अगर हमें ये एग्जांपल्स ले रहे हैं, अगर हमें किसी और की निकालनी हो, H2 प्लस I2 गिव्स इन इक्विलिब्रियम 2HI, तो इसका कैसे निकलेगा, HI की कंसंट्रेशन अपॉन H2 की कंसंट्रेशन और I2 की कंसंट्रेशन, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। और अब हम इम्पॉर्टेंट नोट्स लिखेंगे। ओनली वैलिड फॉर gases, solids, liquids
doesn't matter. Gas phase required. तीनों का एक ही मतलब है कि हमें सिर्फ गैस में लेना है। यहाँ पर देखिए HCl एक्वस होता है, यानी हम HCl की कंसिड्रेशन नहीं लिखेंगे। NaOH पता है एक्वस होता है, यानी NaOH की भी नहीं लिखेंगे। NaCl की भी पता है एक्वस होता है, NaCl भी नहीं लिखेंगे। H2O लिक्विड होता है, इसकी भी नहीं लिखेंगे। यानी इस रिएक्शन का केसी हमारा है 1। लेकिन H2 तो गैस होती है, I2 भी गैस होती है, HI भी गैस होती है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका ये होगा। नाउ नेक्स्ट हमने केसी भी लिखना सीख लिया किसी भी रिएक्शन का। अब हम एक और रिएक्शन लिखते हैं, लाइक N2 + H2 in equilibrium gives 4NH3। अब इसको बैलेंस करो पहले। N4 ही है, ठीक है, H4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे +3, तो ये कितना हो जाएगा 2N2 + 5H2 इन इक्विलिब्रियम गिव्स 4NH3। तो इसका कैसे हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्री, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्री। इस पेज को गो थ्रू कर लेंगे एक बार। अभी हमने केसी देखा था, यानी कंसंट्रेशन की टर्म्स में निकालना, लेकिन अभी हमने सीखा है इक्वेशन 1, लेकिन अभी हमने सीखा है ओनली वैलिड फॉर गैसेस इक्वेशन 2। तो क्या हम Kp निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, क्योंकि गैसेस तो केवल अलाउ क्या करती है प्रेशर को, गैसेस की कंसंट्रेशन नहीं होती है। तो हम निकालना सीखेंगे। अब एक आइडियल गैस होती है, इसकी भी एक वीडियो आएगी, मे बी कल आएगी इसकी वीडियो कि क्या होती है। लेट्स से इसका एक फॉर्मूला होता है विच इज़ PV = nRT। P is for pressure, V is for volume, N for moles, R for gas constant, T for temperature। तो इसमें अगर हम वही अपनी पुरानी रिएक्शन लेते हैं, इस पुरानी रिएक्शन को अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखते थे, किसी भी इसकी कंसंट्रेशन इस कंसंट्रेशन, अब हम कंसंट्रेशन के प्रेशर लिखना चाहते हैं तो Kp विल बी प्रेशर ऑफ C की पावर C, प्रेशर ऑफ D की पावर D, प्रेशर ऑफ A की पावर A, प्रेशर ऑफ B की पावर B। ये और हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू nRT/V, P = nRT/V, यानी Kp हो जाएगा हमारा n नंबर ऑफ मोल्स C स्मॉल c, R T, और वॉल्यूम हमें नहीं पता V ऑफ C ब्रैकेट। नेक्स्ट, हाँ इसकी पावर C, इस पूरे की पावर C। नाउ स्मॉल d R T अपॉन V ऑफ D की होल पावर D अपॉन स्मॉल a R T अपॉन V ऑफ A की होल पावर A एंड B R T अपॉन V ऑफ B की होल पावर B। नाउ Kp, अब हमें पता है कंसंट्रेशन जो होती है
वो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होती है, जिसको हम मोलैरिटी भी कहते हैं, यानी P इक्वल्स NRT/V, यानी N/V क्या हो गया कंसनट्रेशन, तो P इक्वल्स टू CRT, यानी कि ये हो गया हमारा C की पावर C RT की पावर C होल ब्रैकेट D की पावर D RT की पावर D होल ब्रैकेट अपॉन होल ब्रैकेट A की पावर A RT की पावर A B की पावर B RT की पावर B, यानी KP को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C की पावर C D की पावर D A की पावर A B की पावर B इंटू RT C RT D RT A एंड RT B, यानी अब यहाँ पे जगह नहीं बची है, यहीं पर ही लिखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि एक ही पेज में डेरिवेशन खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। तो KP क्या हो गया, ये क्या होता है हमारा KC, ये क्या हो गया RT, कितना RT कैसे लिखेंगे C प्लस D माइनस A प्लस B, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, क्लास 7th याद आए तो ठीक है, नहीं तो इसे क्रैप कर लो। तो KP क्या हो गया KC RT नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा N। इसको गो थ्रू कर लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। यानी अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा, हमें KC पता है कैसे निकालते हैं, और हमें KP भी पता चल गया KC RT की पावर डेल्टा N। अगर अब हमें इसी से KC निकालना हो तो KC कैसे निकालेंगे, KP इक्वल्स KC RT की पावर डेल्टा N, तो KP बाई KC इक्वल RT की पावर डेल्टा N, तो 1/KC इक्वल्स RT की पावर डेल्टा N अपॉन KP, तो KC कितना हो गया KP अपॉन RT की पावर डेल्टा N, यानी KC इज प्रोपोर्शनल टू KP। वो तो हमें यहाँ से ही पता ही चल रहा था, लेकिन यहाँ से ही पता चल रहा। गाइस थैंक यू इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग वीडियो ऑफ 17 to 18 मिनट्स। कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो तो। थैंक यू। कल हम ऑफ कोर्स आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि PV इक्वल्स टू NRT आया कहाँ से। तो क्वेश्चन रिमेन सेम, PV इक्वल्स टू NRT आया कहाँ से। ये वाली वीडियो मैं आपको दिवाली के लिए लेट नाइट तक बनाऊंगा फॉर यू। मैं दिवाली से आगे डिले नहीं करूँगा, बिकॉज एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है, तो हम दिवाली के दिन भी एक वीडियो अपलोड करेंगे फॉर दिस। यू कैन वॉच इट, क्योंकि यूट्यूब है, कभी भी देख सकते हो। थैंक यू।